उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इस बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य ने चुनावी राजनीति और विपक्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि यूपी में विपक्ष का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण सफल नहीं होगा और राज्य में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला है। रामभद्राचार्य ने दावा किया कि राहुल गांधी भविष्य में और भी चुनावी हार का सामना करेंगे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संसद और सार्वजनिक मंचों पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले बयान देते हैं और देश की बदनामी करते हैं। फिर यूपी में कमल खिलेगा, मैं कह रहा हूँ। जातियों नहीं बांटना चाहिए। जब मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ तो भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मेरा संदेश है चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक। हाँ, निश्चित विपक्ष के नेता ही भारत की बदनामी करने में नहीं करते। पानी पी पी कर भारत की बदनामी करते हैं विदेश के। इसमें विपक्ष के नेता हमारे, प्रतिपक्ष के नेता संसद में कोई बात हुई है और हारेंगे, अब बहुत बुरी तरह हारेंगे। जगत गुरु के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। विपक्षी दलों के नेता रामभद्राचार्य के बयान पर भड़के नजर आए। विपक्षी नेताओं का कहना है कि रामभद्राचार्य कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, वो धार्मिक गुरु हैं। उन्हें धर्म की बातें ही करनी चाहिए। रामभद्राचार्य मूल रूप से धार्मिक संत की तरीके से नहीं, राजनीतिक व्यक्ति की तरीके से बात करते हैं। रामभद्राचार्य जी, अगर आपको राजनीति करनी है तो खुलेआम राजनीति के अखाड़े में आइए, आपको पता चल जाएगी आपकी हैसियत क्या है। धार्मिक लोगों को राजनीतिक वक्तव्यबाजी नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी जी क्या हारे हैं और क्या जीते हैं, और आपके ऊपर कौन से 420 के केस लगे थे जो अखिलेश यादव जी के समय में हटाए हैं, जिसमें आप जेल जा सकते हैं। इन सारी बातों का खुलासा आप राजनीति में आइए तो हम लोग करेंगे। रामभद्राचार्य जी कोई राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं है, वो धार्मिक क्षेत्र से आते हैं और तमाम तरह के समाज के में विवादित और जातिवादी बयान देते रहते हैं। उनके बयान को गंभीरता से किसी को लेने की जरूरत नहीं। हालांकि बीजेपी नेता इसे विपक्ष की कमजोरी का संकेत बता रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि रामभद्राचार्य अंतर्यामी है, अगर उन्होंने कुछ भविष्यवाणी की है तो वो सच होगी। वहीं उन्होंने कहा कि यूपी में योगी सरकार ने जनता के लिए काम किया है, 2027 में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। रही बात 2027 की, तो ये यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि 2027 में पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सेवा के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की उन्नति और समृद्धि के लिए पूरी तत्परता और ईमानदारी से, कर्मठता के साथ काम किया है, उत्तर प्रदेश के जन जन को हमारे नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। ये निश्चित है कि जो संकेत है, अगर हम बिहार से ही बात करें तो बिहार में ऐतिहासिक जीत एनडीए की हुई। बंगाल जहां इंडिया गठबंधन को बहुत भरोसा था, वहाँ भी ऐतिहासिक जीत हुई। तो यूपी भी ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि ये फेलियर लोग हैं। वो अंतर्यामी हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन मन की नजर से सब कुछ उनको पता लगता है। और इस देश में सनातन का अपमान हो, जो राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के कुछ लोग तुष्टीकरण के राजनीति में वोट बैंक के लिए इस देश के बहुसंख्यक सनातन को भी अपमानित करने का काम करते हैं और सनातन को इस देश के अंदर ही जो है चुनौती देने का काम करते हैं। कौन क्या बोल रहे हैं उनका विषय है। इस देश के अंदर लोकतंत्र, उत्तर प्रदेश में चुनाव, तो हमारा जो सहयोगी दल है वो अपनी उपलब्धियों के बदौलत जो जनता की अदालत में किए गए वायदे हैं उसके आधार पर करेगा, मतदान की अपील करेगा। हमारे जो विरोधी हैं वो नीतीश कुमार जी से सीख नहीं लिया समाजवादियों ने, इस समाज में बगैर तनाव पैदा किए सबका विकास, इसको न्याय के साथ विकास करते हैं। फिलहाल रामभद्राचार्य के बयान ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बहस को और भी तेज कर दिया है। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है और मतदाता किसे अपना समर्थन देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देश भर में लाखों गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में इस योजना के माध्यम से हजारों महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बेहतर पोषण, नियमित स्वास्थ्य जांच
और सुरक्षित प्रसव के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मोदी सरकार की इस योजना से जिले की महिलाएं बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि उन्हें इससे गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक भोजन, दवाइयों और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में मदद मिली है। मेरे को गर्भावस्था के दौरान 3000 मिला था, उसको मैं अपने इलाज वगैरह की हूँ और फल फ्रूट ली हूँ उससे, और मेरे को अच्छा लगा सरकार का जो भी ये नियम है। मतलब दूसरी किस्त आपको मिली कि नहीं मिली? नहीं, अभी तीसरा टीका ना कंप्लीट हुआ है तो अभी फॉर्म भराया गया है तो आ जाए। जब मैं पहले गर्भवती थी तब मेरे को मतलब मैडम आंगनबाड़ी मैडम की तरफ से मुझे जानकारी मिला, तो मैं अपना डॉक्यूमेंट वहाँ उनके पास जमा की। फिर मुझे ना पहले बच्चा मेरा जो था वो लड़का था, तो उसमें मेरे को 2 किस्त में पैसा मिला, एक 2000 था और दूसरी किस्त में 3000, तो दोनों किस्त मिला के मेरे को 5000 मिला था। और उस 5000 से मैं बच्चे के लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए पौष्टिक आहार, फल वगैरह खरीदी, दोनों को मतलब मैं और बच्चे दोनों खाए ताकि मेरा हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे करके। जब मैं गर्भवती थी तो मेरे बच्चे का 3000 किस्त मिला, उसके बाद होने के बाद 2000 मिला, फिर उसका मैं अपने बच्चे के पौष्टिक आहार के लिए ली। फिर मैं अपने लिए भी खर्च की हूँ, फल फ्रूट खरीदे, जैसे तबीयत खराब हो उसके लिए भी यूज की हूँ उसको, और फिर सुकन्या खाता में भी डाली हूँ। इस योजना के तहत पहली संतान के जन्म पर गर्भधारण से लेकर शिशु के जन्म के बाद टीकाकरण पूर्ण होने तक पात्र महिलाओं को 2 किस्तों में कुल 5000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। वहीं दूसरी संतान यदि कन्या हो तो एक मुश्त 6000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। महासमुंद जिले में वर्ष 2022-23 से अब तक 27000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है और उन्हें लगभग 9 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। महासमुंद जिले की यदि बात करूं तो 2022-23 से अब तक कुल 27,053 महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है, और जो प्रथम किस्त है वो 14,423 महिलाओं को मिल चुकी है, और जो द्वितीय किस्त है जो कि यदि बच्ची होती है उसके जन्म होने के उपरांत 4,420 महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। ये राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है महिला एक तो स्वावलंबी बनती है, और दूसरा यदि जो माल न्यूट्रिशन को लेके, कुपोषण को लेके जो अभियान है भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसके सुचारू वे में आगे चलाने के लिए भी इस राशि का उपयोग काफ़ी अच्छे से दीदी द्वारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना न केवल बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा दे रही है, बल्कि गरीब परिवारों को आर्थिक संबल भी प्रदान कर रही है। इस योजना की वजह से महासमुंद जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार देखने को मिल रहा है। सरकार की इस जन कल्याणकारी योजना से लाभान्वित महिलाएं आज खुद को अधिक सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनके भतीजे की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो दूसरी तरफ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है उन्हीं के पार्टी के बागी विधायकों ने। दरअसल पश्चिम बंगाल के बड़े सियासी संकट के बीच विधानसभा स्पीकर रथीन बोस ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी को आधिकारिक तौर पर बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता मान लिया है। ये बागी खेमे के लिए एक बहुत बड़ी कानूनी तथा राजनीतिक जीत है। इस फैसले के बाद अब विधानसभा के भीतर ममता बनर्जी खेमे का कंट्रोल पूरी तरह खत्म होता दिख रहा है। मामले पर राजनीति भी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ऋतव्रत बनर्जी गुट के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। There is no place in this two-third strong legislative team of the Trinamool Congress inside the 18th West Bengal Legislative Assembly. This legislative party doesn't believe in I. It believes in we. Whatever norms are framed out, we have followed every norm, and that's why we have been accepted as the principal opposition in the 18th West Bengal Legislative. Is this Trinamool Congress or is this a new front? What is it? This is. I'm categorically telling you, I've inside also told you, we want Mamata Banerjee to be our chief advisor, to give us advices. हम तृणमूल कांग्रेस में ही है,
हमारा नेत्री भी ममता बनर्जी है, ठीक है। ये नहीं है कोई विधा हमारा पास नहीं है, ममता बनर्जी हमारा नेत्री है, हम उसके अंदर में ही करेंगे। लेकिन क्या हुआ, हम वो अभिषेक बनर्जी का व्हील नहीं माने, यही बात है। नेत्री हमारा ममता बनर्जी है, वो जैसा हमारा पथ जैसा रोड दिखाएगा वही रोड में ही हम जाए। तो मेन इशू अभिषेक के लीडरशिप से, वो उसका लीडरशिप में हम करेंगे नहीं। ममता बनर्जी का जो इशू है अभिषेक बनर्जी, ये पार्टी का लिए स्ट्रगल कभी छोटा उम्र में पार्टी का साथ रहा। ममता बनर्जी का स्ट्रगल देखा, उनका साथ रहा। जब पावर में आ गया वो आईपैक का लेकर घुस गया, आईपैक भी मोटा होकर निकल गया, ये भी अंदर में जितना करना है कर दिया, पार्टी का हालत खराब कर दिया। ईच एंड एवरी मेंबर आर एग्रीवेट अगेंस्ट दिस अभिषेक। एक पार्टी इतने दिन से है, सरकार पक्ष में पिछले 15 साल था, वो विधानसभा के कोई नियम नहीं मान के एक रेजोल्यूशन फॉरवर्ड करता है दल के साधारण संपादक अभिषेक बनर्जी। इससे हटने के लिए कि हम लोग ऐसे अनैतिक काम में हम लोग का नाम ना आए, हम लोग ना जुड़े रहे, ऋतुव्रत बनर्जी और हम ये स्टैंड लिए थे, चिट्ठी भी दिए थे ऑनरेबल स्पीकर को। फिर हम लोग देख रहे हैं कि बाकी विधायक भी हम लोग के जो सोच है उसी पे वो लोग समर्थन करके आगे आए और आज नैतिकता का जीत 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा विधायकों के समर्थन लेके प्रिंसिपल अपोजिशन बन के ऋतुव्रत बनर्जी को लीडर ऑफ अपोजिशन और आक्रोश जमान को चीफ व्हिप सिलेक्ट किया है ये ब्लॉक। जबकि ममता गुट के नेता कह रहे हैं कि जो भी कमेटी है उसे डिसॉल्व कर दिया गया है। ममता गुट के टीएमसी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये बहुत सारा प्रेशर स्टोरी है, वो हमारा पास आ रहा है। जो लोग वहाँ पर गए हैं वही फोन पे बात कर रहे हैं, क्या क्या हुआ है बोल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। वो भी एक पूरा कैमोफ्लेजिंग स्टेटमेंट है। अगर पार्टी में कुछ उसका ऑब्जेक्शन है, हमारे भी हो सकता है, लेकिन हमारा स्कोप था पार्टी के अंदर में बोलना। हम लोग तो बात कर रहे थे सबसे, लेकिन स्ट्रेट स्पीकर के पास चले जाना, स्ट्रेट दिल्ली में गैरेज के सामने खड़ा होना, चीफ मिनिस्टर कब आएंगे, इसके साथ ये सब नहीं जाता। अभिषेक बनर्जी क्या अभी भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है? মানে হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি আর মানুষ আর মমতা ব্যানার্জি দুটোই তৃণমূলের সঙ্গে। इधर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को समन भेजा है। ईडी की टीम ने कोलकाता स्थित उनके घर जाकर ये नोटिस दिया। उन्हें 15 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस कार्रवाई से बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई है। ये पूरा मामला प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में हुई कथित गड़बड़ियों और अवैध लेन देन से जुड़ा है। बकरीद वाले दिन जिस सूर्या की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, अब उसी खोड़ा से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हुई है। दरअसल गाजियाबाद में करीब 25 करोड़ की सरकारी जमीन पर बने अवैध जामिया अरबिया इशातुल इस्लाम मदरसे को प्रशासन ने 5 बुलडोजरों की मदद से ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन के अनुसार मसूरी थाना क्षेत्र के इस मदरसे के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही मदरसे की फंडिंग के सोर्स की जांच भी शुरू कर दी गई है। डीएम के मुताबिक मसूरी में लगभग 5 हेक्टेयर सरकारी भूमि दर्ज है। इसमें करीब 1 हेक्टेयर भूमि पर मदरसे का अवैध कब्जा था। साथ ही मदरसा संचालक से 1 करोड़ 23 लाख की रिकवरी किए जाने की बात भी सामने आई है। यहाँ पर तहसीलदार न्यायालय से ऑर्डर हुआ था। 5 हेक्टेयर का सरकारी नंबर है, जिसपे 1 हेक्टेयर जमीन पर मदरसा अराबिया इस्लाम ने कब्जा किया हुआ था और 7 कमरे यहाँ पर बने हुए थे, अन्य स्ट्रक्चर बने हुए थे। उसको आज तहसीलदार न्यायालय के आदेश के क्रम में तहसीलदार सदर और पुलिस की टीम के द्वारा डिमोलिश कराया गया है। लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए की ये संपत्ति है और इसमें 1 करोड़ 23 लाख रुपए की रिकवरी भी इस मदरसे और उसको चलाने वाले व्यक्ति आरिफ के खिलाफ निकाली गई है। जबकि गाजियाबाद में अवैध मदरसों पर प्रशासनिक कार्रवाई के बीच विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कई विवादित बयान दिए। विधायक ने मदरसों को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि मदरसों में गजवा-ए-हिंद की ट्रेनिंग दी जाती है और मदरसे होने ही नहीं चाहिए।
क्योंकि वहाँ जिहादी पनपते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे संस्थानों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। बकरा कैसे हलाल होता है, अब हम बताएंगे कैसे होता है। एक एक सनातनी तैयार है, आज सनातनी एकजुट है और जो सनातनी के खिलाफ बोल रहे हैं कि देश धर्म के आधार पर है, जिनको भारत पसंद नहीं जाए यहाँ से, नहीं तो यहाँ राम राम कहना पड़ेगा। और इन मदरसों को नेस्ताबूद करने का काम करेंगे, जिससे कि इनके अंदर जो ट्रेनिंग दी जा रही है गजवा हिंद, उसको जो सांप है उसको फन कुचलने का काम हो सके। और जो आज लौनी में भी राशिद अली गेट से लेकर के निठोरा तक जो अतिक्रमण करे बैठे थे, वहाँ बुलडोजर चलाए, कल भी बुलडोजर चलाए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बस्ती में। तो पूरे प्रदेश के अंदर नाजीर बने हर जिलाधिकारी और हर कप्तान को, हर कमिश्नर को गाजियाबाद के अधिकारियों से प्रेरणा लेकर के माननीय योगी जी की मंशा के अनुसार पूरे प्रदेश में सफाया करना चाहिए, क्योंकि यहाँ रामराज है और रामराज कायम करना चाहिए। मदरसे होने ही नहीं चाहिए। इनके अंदर टेक्निकल एजुकेशन का जमाना है, जहाँ से हमारी बेटी सोफिया जैसी, कर्नल सोफिया जैसी बेटी निकले, अब्दुल कलाम जैसे लोग निकले, नहीं कि वहाँ से अफजल गुरु जैसे जिहादी निकले, असद जैसे जिहादी पैदा हो, देवबंद, बरेली। आप देखते हैं वो आतंकवादियों के लिए भी वकील मुहैया कराते हैं। किस तरह की पढ़ाई है? इन पर बुलडोजर चलना चाहिए। कौन सी संस्था है पूरे भारत को बर्बाद करना चाहती है? वहीं इसके अलावा कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और रैपिड रिस्पांस फोर्स यानी RRF के 850 जवान पूरे इलाके में तैनात रहे। प्रशासन अवैध निर्माणों और संपत्तियों की जांच में जुटा हुआ है। अब तक 1600 से अधिक लोगों का सत्यापन किया जा चुका है और संदिग्ध व्यक्तियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में अग्निकांड के घायल पीड़ितों से मुलाकात की। सीएम रेखा गुप्ता ने सभी घायलों का हाल चाल जाना। इस दौरान सीएम के साथ मौजूद रहे मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय ने बताया कि सभी घायलों की स्थिति कल से बेहतर हुई है, जबकि कुछ मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कुछ लोगों को डिस्चार्ज किया हुआ है। टोटल 17 लोग यहाँ पर हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी सबकी प्रायोरिटी थी कि वो ठीक रहें अपने देश में, जहाँ से वो आए हैं, केन्या से हैं, कैमरून से हैं, बांग्लादेश से हैं, उन सबको हम उनकी देखभाल करें, ठीक से वो उनका इलाज हो जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर उन सबसे बात की है। मैं कल से यहाँ पर हूँ और मैं कह सकता हूँ संतोष से कि कल से लेकर आज से उनकी स्थिति में बहुत परिवर्तन है और पॉजिटिव है और सभी का इलाज अच्छे से चल रहा है। भीषण अग्निकांड के बाद मंत्री आशीष सूद कह चुके हैं कि दिल्ली में अवैध होटलों को सील किया जाएगा। वहीं अब दिल्ली सरकार का रेवेन्यू विभाग पूरे इलाके का सर्वे कर रहा है। जिन रिहायशी इलाकों में कमर्शियल काम हो रहा है उसकी पहचान की जा रही है। बेसमेंट में चल रहे सभी कमर्शियल दुकानों को बंद किया जा रहा है। साथ ही जो बिल्डिंग 5 मंजिल से ज्यादा है उनकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दूसरे इलाके में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। शाहदरा साउथ जोन के अध्यक्ष राम किशोर शर्मा ने कहा कि नियम तोड़ने वाले होटलों को सील किया जाएगा। कि शाहदरा साउथ जोन में जितने भी ऐसे होटल, ओयो या अन्य गेस्ट हाउस, उन पर हमको 2-3 चीजें चेक करने के बाद ही उन्हें लाइसेंस इशू करने चाहिए। अगर 6 कमरे का आप अनुमति लेते हैं और 25 कमरे बना लेते तो इस पर भी जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक नहीं लगेगा तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे और निर्दोष लोगों की जान जाती रहेगी। जहां सरकार एक्शन में है वहीं विपक्ष पूछ रहा है कि दिल्ली में बार बार हो रहे अग्निकांडों और मासूम लोगों की मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा। सवाल यही है कि आखिर वक्त पर जिम्मेदारों की नींद क्यों नहीं टूटती है। दिल्ली के मालवीय नगर में 21 लोगों की जान लेने वाली भीषण आग की त्रासदी का दर्द अभी कम नहीं हुआ था कि बिहार के मुजफ्फरपुर से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ गई है, जहां प्रसाद अस्पताल के ICU में लगी आग ने कई जिंदगियों को निगल लिया।
लगातार सामने आ रहे अग्निकांड अब सिर्फ हादसे नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल बनकर खड़े हो गए हैं। आग जो कुछ ही मिनटों में सपनों, उम्मीदों और जिंदगियों को राख में बदल देती है। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में लगी आग ने फिर मातम बिखेर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से कई मरीजों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आईसीयू में आग लग गई थी और काफ़ी धुआं बढ़ गया था। उसमें जो मरीज़ थे उनको निकालने का प्रयास भी किया गया। जैसा बता रहे हैं लोग जो उसके इंचार्ज थे उनको भी काफ़ी इंजरी हुई है अदर मरीज के साथ में, और 3 अभी तक दुखद मृत्यु हुई है। अन्य जो आईसीयू और सीसीयू में मरीज भर्ती थे उनको अगल बगल के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। तो कुछ जो है इमरजेंसी एवं अन्य विभागों में भी मरीज भर्ती हैं, तो उनको सभी को सिविल सर्जन साहब ने देख लिया है और उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो ये हम लोग जो है इंश्योर करा रहे हैं। इस पे विस्तृत टीम बनेगी और फिर हम लोग जांच करा करके जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो हम लोग इंश्योर कराएंगे। 3:30 पौने 4 की घटना है। आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात है। तुरंत आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन 12-13 अन्य जो भर्ती थे उनको अलग अलग अस्पताल में ले गया गया है। लोग इंजर्ड 3 गंभीर रूप से हैं, उसमें एक व्यक्ति ज़्यादा गंभीर है, वो SKMCH में भर्ती है, और बाकी जो लोग हैं अभी स्टेबल बताए जा रहे हैं। हम लोग परिजनों का बयान ले रहे हैं। हम लोग को सूचना मिली, हम लोग तुरंत चले आए यहाँ और आईसीयू में जाके देखा, नीचे पेशेंट गए जिसमें 3 मृत पाए गए, बाकी सबों का कंडीशन ठीक है। कुछ लोग घर भी जाना चाह रहे हैं। कितने लोग मरे हैं? 3 आदमी मरे हैं और हमारी टीम भी वहाँ से आ रही है। यहाँ के ज़रूरत पड़ने पर सेवा देगी। और यहाँ के अभी कोई मैनेजर आ गए हैं, जिलाधिकारी से बात हो रही है उनकी, और यहाँ बाकी सारे मरीज अभी ठीक हैं। आग लगने के बाद अस्पताल में मौजूद मरीजों के रिश्तेदारों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन शव सौंपने में नाकाम रहा और आग लगने के बाद कई कर्मचारी अस्पताल से गायब हो गए हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। एक्चुअल गीता देवी हैं, हॉस्पिटल आईसीयू में भर्ती थी, दिस्तौलिया हरदी से हैं, ठीक है। दिस्तौलिया हरदी से है, इनका आईसीयू में डेथ हो गया है शॉर्ट सर्किट के कारण। यहाँ तो हमको तो हिला न हो रहा न डुला हो रहा है, बस सिर्फ उसमें तो क्या बोलते हैं भगदड़ उधर हुआ, पता नहीं 3-4 बजे जो भी हो। 3 बजे के करीब में आईसीयू में मतलब धुआं हो गया था। मैं सोया हुआ था, वही पास में गेट थे और कोई देखने वाला नहीं था और सारा सिक्योरिटी भाग गया था। जितना वो ये मतलब ये हॉस्पिटल का सिक्योरिटी है, एक भी कोई हेल्प नहीं कर रहा था। पूरा लाइट से अंधेरा था और उसके बाद मतलब पूरा अंधेरा, जैसे ही दरवाजा आईसीयू का खोलते थे पूरा मतलब झड़क मारता था और पूरा नाक मुँह बांध के जाते थे, फिर भी सांस नहीं लिया जा रहा था। बताया जा रहा है कि आग तड़के उस समय लगी जब मरीज इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थे। देखते ही देखते धुआं पूरे वार्ड में फैल गया और अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। बचाव दल ने कई मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन कुछ मरीज आग और धुएं की चपेट में आ गए। इससे ठीक एक दिन पहले भी दिल्ली के मालवीय नगर में भी आग का एक ऐसा ही भयावह मंजर देखने को मिला था, जहां आग ने 21 लोगों की जान ले ली थी। लगातार हो रहे अग्निकांड यह बताने के लिए काफी है कि अस्पतालों, होटलों और सार्वजनिक इमारतों में फायर सेफ्टी को लेकर अभी भी गंभीर खामियां मौजूद हैं। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित आज भी अपनी खूबसूरती और ग्रेस से फैंस को दीवाना बना देती हैं। एक्ट्रेस अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस और एलिगेंट तस्वीरें शेयर करती हैं। इसी बीच उन्होंने हाल ही में स्टाइलिश साड़ी लुक में अपनी कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें फैंस के साथ साझा की हैं। इन तस्वीरों में माधुरी ब्लू कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं। उन्होंने इसके साथ वी नेक ब्लाउज कैरी किया है, जिस पर हैवी एम्ब्रॉयडरी की गई है। इयररिंग्स और कंगन के साथ उन्होंने अपने लुक को रॉयल टच दिया है। सटल और ग्लोइंग मेकअप के साथ साइड पार्टी में खुले बाल उनके लुक को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। इस एलिगेंट अवतार में माधुरी ने कई दिलकश पोज भी दिए हैं।
अपनी तस्वीरों को शेयर करने के साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है, ब्यूटी इन द प्लेट, मैजिक इन द मूड। वहीं अगर उनके वर्क फ्रेंड की बात करें तो माधुरी ने अपने करियर की शुरुआत 1984 में आई फिल्म अबोध से की थी, लेकिन उन्हें असल पहचान मिली फिल्म तेजाब से। इसके बाद वो कई आइकॉनिक फिल्म्स का हिस्सा रही। उनके रीसेंट वर्क पर नजर डालें तो वो भूल भुलैया 3 में नजर आई थी। वहीं अब माधुरी दीक्षित 4 जून को रिलीज के लिए तैयार माँ बहन में दिखाई देंगी। फिल्म महाराज और मुंजिया से फैंस के दिलों में खास जगह बनाने वाली एक्ट्रेस शर्वरी बाग इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मैं वापस आऊंगा को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। एक्ट्रेस लगातार फिल्म के प्रमोशन में जुटी नजर आ रही हैं और इसी बीच उन्होंने अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं। इन तस्वीरों में शर्वरी मोनोक्रोमैटिक कोऑर्ड सेट में बेहद एलिगेंट और ग्लैमरस नजर आ रही हैं। उनकी आइवरी ड्रेस जहां उन्हें रॉयल टच दे रही है, वही फिटेड ब्लेजर उनके लुक को क्लासी और फॉर्मल टच दे रहा है। इस स्टाइलिश आउटफिट में शर्वरी अपनी दिलकश अदाओं से फैंस का दिल जीतती दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने अपने हाल ही में रिलीज हुए गाने का जिक्र भी किया और लिखा, इश्क मस्ताना मैं वापस आऊंगा ऑन 12 जून इन थिएटर्स। उनके वर्क फ्रेंड की बात करें तो शर्वरी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। इसके बाद उन्होंने वेब सीरीज द फॉरगॉटन आर्मी से बतौर एक्ट्रेस डेब्यू किया। साल 2021 में उन्होंने फिल्म बंटी और बबली 2 से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद वो मुंजिया, महाराज और वेदा जैसी फिल्मों में अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी गई। अब शर्वरी जल्द ही फिल्म मैं वापस आऊंगा में नजर आने वाली हैं, जिसमें वो वेदांग रैना के ऑपोजिट दिखाई देंगी। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ भी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू ने हाल ही में अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की खास झलक फैंस के साथ शेयर की। एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक शानदार वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनकी मालदीव्स वेकेशन और परिवार के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों की झलक देखने को मिल रही है। अपने इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, चिल वाइब, बर्थडे वाइब। वीडियो में कुणाल बर्थडे केक काटते नजर आ रहे हैं, जबकि उनकी वाइफ सोहा अली खान उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। मालदीव ट्रिप के इस वीडियो में कपल अपनी बेटी इनाया नौमी खेमू के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते भी नजर आ रहे हैं। समुद्र किनारे मस्ती से लेकर फैमिली मोमेंट्स तक हर सीन फैंस का दिल जीत रहा है। वीडियो की सबसे खास झलक वो फैमिली डिनर है, जहां पानी के अंदर के शानदार नजारों के बीच डॉल्फिन्स तैरती दिखाई दे रही हैं। इसके साथ फैमिली को नीले समंदर के बीच फेरी राइड का आनंद लेते हुए भी देखा जा सकता है। मालदीव की खूबसूरत वादियों के बीच फैमिली के साथ बिताए गए ये खास पल फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं। बता दें, कुणाल खेमू ने 25 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। एक्टर के वर्क फ्रेंड की बात करें तो वो हाल ही में नेटफ्लिक्स सीरीज सिंगल पापा में नजर आए थे। अब जल्द ही वो एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के साथ आगामी एक्शन कॉमेडी फिल्म वाइब में नजर आएंगे। ये फिल्म 18 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।